हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और टॉपिक करने वाले हैं। सो ये कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन का लास्ट टॉपिक है जो कि है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब डायनेमिक पार्टीशनिंग में हमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है कि जब हम अपने प्रोसेस को स्टोर कर देते हैं और उसके बाद जो खाली स्पेस बचता है, ठीक है, वो कंटीजियस मैनर में नहीं होता है, तो इसलिए हम और प्रोसेसेस को वहाँ पे स्टोर नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डायग्राम आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। हमने इनको स्टोर कर दिया है, इनके जो भी साइजेस गिवन है, जैसे कि ए प्रोसेस का 120 साइज के है, ठीक है। 120 के साइज की हमारी ए प्रोसेस है, तो उसको हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया है। बी का साइज है 150 के, तो हमने इसको यहाँ पे स्टोर कर दिया है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में जो है बहुत सारा स्पेस बचा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 40 के पड़ा हुआ है, लेकिन जो हमारी प्रोसेस है लेट्स से कि वो 50 के की है, हम उसको यहाँ पे स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। या फिर कई बार जो प्रोसेसेस होती है वो ज़्यादा की भी होती है, कई बार 500 के की भी होती है, कई बार 600 के की भी होती है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, कि हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, लेकिन वो कंटीजियस मैनर में नहीं है। कंटीजियस मैनर में नहीं है, इसका क्या मतलब है कि वो एक साथ नहीं है, उनके बीच में गैप है, यानी उनके बीच में जो प्रोसेसेस है वो रन हो रही है। जो यहाँ पे आप फ्री ब्लॉक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे पहले कोई प्रोसेस थी और उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी थी और अब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर चली गई है। जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाती है, सो मेन मेमोरी में जहाँ पे भी वो स्टोर हुई होती है वो ब्लॉक जो है खाली हो जाता है। तो इस वजह से ये ब्लॉक जो है वो खाली है। अभी ए बी सी की जो प्रोसेस है वो अभी चल रही है, वो भी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो ये ब्लॉक्स अभी खाली नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या पड़ रहा है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि हम इन ब्लॉक्स को रीयूज नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन कंटीजियस मैनर में है। तो यहाँ पे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक टेक्निक का यूज करेंगे जिसका नाम है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन एक ऐसी टेक्निक है, कॉम्पैक्शन को हम लोग डीफ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डीफ्रेगमेंटेशन। अब आपने थर्स्टी क्रो की कहानी तो सुनी होगी कि एक कौवा जो होता है वो प्यासा होता है, ठीक है, और वो उसको एक घड़ा मिलता है, ठीक है, लेट्स से ये बकेट है, ठीक है, और उसमें पानी जो है वो बहुत नीचे होता है, वो उसकी कौवे की चोंच उस तक पहुंच ही नहीं पाती है। सो वो क्या करता है, वो अपना थोड़ा सा दिमाग लड़ाता है और इस पानी को ऊपर लाने के लिए वो क्या करता है, पानी में पत्थर डालता है, जो पेबल्स होते हैं। तो आसपास से वो पेबल्स को चुगता है, ठीक है, उठाता है और वो इसके अंदर डाल देता है। तो क्या होता है, जो यहाँ पे कुछ पेबल्स आ जाते हैं, तो पत्थर डलने की वजह से पानी जो है वो ऊपर आ जाता है और पत्थर जो है वो नीचे आ जाते हैं। तो ये जो डीफ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस है वो भी कुछ इस तरह से ही है। यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है, मेमोरी को शेक करता है। जैसे हम वो करते हैं ना, बनाना शेक बनाते हैं, मैंगो शेक बनाते हैं, तो उसको हम शेक करते हैं ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो मेमोरी को शेक करता है। जब वो मेमोरी को शेक करता है तो क्या होता है, जो हमारी प्रोसेसेस है वो एक एंड में आ जाती है, यानी जो प्रोसेसेस है वो ऊपर आ जाती है या फिर नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि जो मेरी 3 प्रोसेसेस हैं जिनकी एग्जीक्यूशन चल रही है वो नीचे ऊपर चली गई है, ठीक है, वो एक एंड पे आ गई है। और जो हमारे पास स्पेस फ्री अवेलेबल है वो एक एंड पे आ गया है, ठीक है। देखो हमारे पास कितना सारा स्पेस अवेलेबल था। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ये स्पेस है वो कंटीजियस मैनर में नहीं है, यानी एक साथ नहीं है, उनके बीच प्रोसेसेस हैं, उनके बीच ऑब्स्टेकल्स हैं, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोसेसेस हैं वो स्टोर नहीं हो पा रही हैं और ये जो स्पेस है ये वो वेस्ट हो रहा है, यानी मेन मेमोरी में का जो स्पेस है वो वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कॉम्पैक्शन यूज करने के बाद
ऑपरेटिंग सिस्टम ने जितनी भी प्रोसेसेस रन हो रही थी उन प्रोसेसेस को वो एक एंड पे लेके गया, ठीक है। जो प्रोसेसेस रन नहीं हो रही है, मतलब जिन प्रोसेसेस की जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो टर्मिनेट हो चुकी है, जो मेन मेमोरी से चली गई है, और उनका स्पेस जो खाली पड़ा हुआ है उसको वो एक एंड पे लेके आया। अब यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी अगर नई प्रोसेसेस आएंगी तो वो यहाँ पे आराम से स्टोर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा स्पेस अवेलेबल है और वो बहुत कंटीजियस मैनर में हो चुका है। अब तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस तरह से हमारी मेमोरी को शेक करता है, जैसे कि यहाँ पे पानी जो है वो ऊपर आ गया, ठीक है, और जो पेबल्स है वो नीचे आ गए, यानी पेबल्स वाला एंड जो है वो नीचे आ गया। जैसे ये पेबल्स वाला एंड है और ये पानी वाला एंड है, ठीक है। अब लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने पॉलिसीज के बारे में बताया था, एलोकेशन यूजिंग फर्स्ट फिट पॉलिसी, बेस्ट फिट पॉलिसी, वर्स्ट फिट पॉलिसी एंड नेक्स्ट फिट पॉलिसी। तो उसमें आपने देखा होगा कि फर्स्ट फिट पॉलिसी और वर्स्ट फिट पॉलिसी सबसे अच्छा काम करती है। लेट मी शो यू। यहाँ पे अगर आपने ये पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ठीक है। यहाँ पे सारी प्रोसेसेस हमारी आराम से स्टोर हो गई थी, ठीक है। बेस्ट फिट पॉलिसी जो कि हमारी फिक्स्ड पार्टीशनिंग में बहुत अच्छा काम करती है, वो डायनेमिक पार्टीशनिंग में इतना अच्छा काम नहीं करती है, तो ये यहाँ पे फेल हो गई। यहाँ पे हम अपनी P4 प्रोसेस को स्टोर नहीं कर पाए थे, ठीक है। वर्स्ट फिट पॉलिसी जो कि हमारी फिक्स्ड पार्टीशनिंग में इतना अच्छा काम नहीं करा उसने, बट यहाँ पे वो अच्छा काम करा, ठीक है, जबकि ये वर्स्ट है। नेक्स्ट फिट पॉलिसी ने भी इतना अच्छा काम नहीं करा था, क्योंकि यहाँ पे भी हम अपने एक प्रोसेस को स्टोर नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट फिट पॉलिसी में एंड बेस्ट फिट पॉलिसी में हमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं आज आपको एग्जाम्पल बताने वाली हूँ। यही एग्जाम्पल हम लोग करेंगे कॉम्पैक्शन से, कि हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को किस तरह से दूर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है फर्स्ट फिट पॉलिसी, बेस्ट फिट पॉलिसी, वर्स्ट फिट पॉलिसी एंड नेक्स्ट फिट पॉलिसी किस तरह से काम करती है, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो कि वो किस तरह से काम करती है, वो डिटेल में। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बेस्ट फिट पॉलिसी का यूज़ कर रही हूँ और आपको बताऊँगी कि मैं इन चारों प्रोसेसेस को बेस्ट फिट पॉलिसी से किस तरह से स्टोर करती हूँ। यहाँ पे ये मेरी मेन मेमोरी है, ठीक है। तो ये मेन मेमोरी में आप देख सकते हो कि कुछ स्पेसेस हमारे पास खाली पड़े हुए हैं और कुछ स्पेसेस जो हैं वो भरे हुए हैं। कुछ स्पेसेस जो भरे हुए हैं उसका मतलब क्या है, उनमें अभी भी कोई प्रोसेस है, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट हो रही है। जो खाली है हमारे पास ये बॉक्सेस आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो ब्लॉक्स हैं इनमें जो प्रोसेसेस थी उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। ये आप सब लोग जानते हैं कि जो खाली होते हैं उनमें जो प्रोसेसेस होती है उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो ब्लॉक्स हैं वो एक साथ नहीं हैं, बट फिर भी हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको हम बेस्ट फिट पॉलिसी का यूज़ करके यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि बेस्ट फिट पॉलिसी क्या है। बेस्ट फिट पॉलिसी क्या करती है, अगर कोई भी प्रोसेस है, जैसे कि 300K की प्रोसेस है, ठीक है, तो वो उसको ऐसे ब्लॉक में जाके एलोकेट करेगी जहाँ पे जो स्पेस उसके बाद बचता है वो बहुत कम बचता है। तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा जैसे मैं बताऊंगी। जैसे हमारे पास P1 प्रोसेस है, ठीक है, तो P1 प्रोसेस को सबसे पहले हम यहाँ 150K वाले ब्लॉक में तो स्टोर कर नहीं सकते हैं, बिकॉज इसकी कैपेसिटी ही 300K की है। तो हम इसको 350K वाले ब्लॉक में स्टोर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने P1 प्रोसेस को कर दिया स्टोर, ठीक है, 300K। तो 300K यूज़ करने के बाद मेरे पास अभी भी 50K बचा हुआ है, ठीक है। तो 50K अभी मेरे पास बचा हुआ है और मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती, इसको यूज़ कर सकती हूँ मैं। जो नेक्स्ट प्रोसेस है मेरी वो है 25K की, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बेस्ट फिट पॉलिसी का पता चलेगा कि जो बेस्ट फिट पॉलिसी है ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे स्टोर करेगी, क्योंकि 25K यहाँ पे भी स्टोर हो सकती है, 25K यहाँ पे भी स्टोर हो सकती है, लेकिन वो बेस्ट ऑप्शन चूज़ करती है। अब यहाँ पे 50K बेस्ट ऑप्शन है। 50K बेस्ट ऑप्शन क्यों है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 50K यूज़ कर लूँगी, 50K में से अगर मैं 25K यूज़ कर लूँगी तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 25K ही बचेगा, ठीक है।
और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 25K यूज़ करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 125K बचेगा। तो हो सकता है कि 125K की कोई प्रोसेस ना हो, ठीक है, और मेरी 125K वेस्ट चली जाए। तो 125K वेस्ट जाने से अच्छा है कि 25K मेमोरी वेस्ट जाए, ठीक है। तो हम बेस्ट फिट पॉलिसी का यूज़ करते हुए यहाँ पे P2 प्रोसेस को स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 25K बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा P3 प्रोसेस, ठीक है। हमारी 2 प्रोसेसेस हो गई। अब आती है हमारी P3 प्रोसेस जो कि है 125K। 125K यहाँ पे तो आएगी नहीं, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे करेंगे स्टोर। सो यहाँ पे मैंने करी है P3 प्रोसेस जो कि है 125K की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 25K। अब यहाँ पे आती है हमारे पास प्रॉब्लम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की। अब हमारे पास एक बच गई है, वो है P4 प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे है 50K। अब 25K प्लस 25K, आप बोल रहे होंगे कि ये तो 50K बच रही है, ठीक है। अब हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आधे 25K यहाँ पे स्टोर करते, आधे 25K यहाँ पे स्टोर करते। ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज हम एक प्रोसेस को अलग अलग उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे एक बुक है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की बुक है, हिस्ट्री की बुक है। अब आप ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि आधी हिस्ट्री की बुक आप +1 की यूज़ करें, आधी हिस्ट्री की बुक आप +2 की यूज़ करें। ऐसा नहीं हो सकता ना। आप आधी +2 की बुक फाड़ के +1 की बुक के साथ तो नहीं लगा सकते ना। तो वही सीन यहाँ पे भी है। आप आधी आधी प्रोसेस को यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। आप उसको स्टोर कर सकते हैं जब आपके पास 50K जो ब्लॉक है, ठीक है, वो पूरा अवेलेबल हो, आधा आधा नहीं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे है तो, लेकिन यहाँ पे आधा आधा अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, मेमोरी को शेक करेगा। ये हमारी मेन मेमोरी है तो ये इसको शेक करेगा। तो जब वो शेक करेगा तो शेक करने के बाद हमारी जो मेन मेमोरी है वो इस तरह से दिखेगी। यहाँ पे हमारे जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं, जिनमें प्रोसेसेस स्टोर्ड हैं, वो एक एंड पे आ जाएंगे, और जो भी फ्री ब्लॉक है, ठीक है, वो एक एंड पे आ जाएगी। लेट्स से हमारी जो प्रोसेसेस थी, ठीक है, ये जो ब्लॉक्स हैं वो मतलब जिनमें मैंने फिल किया हुआ है ये ऑलरेडी स्टोर्ड थे, और ये जिनमें मैंने P3, P1, P2 लिखा है, इनमें हमने अभी स्टोर किया था, ठीक है। तो इनका जितना भी साइज था वो मैंने लिख दिया। जैसे कि P1 जो प्रोसेस थी उसका 300K साइज था, तो सिंपली मैंने वही लिख दिया है। तो हमारे पास यहाँ पे P4 बच गई थी, ठीक है, P4 प्रोसेस बच गई थी। और यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस था वो एक साथ अवेलेबल नहीं था, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने कॉम्पैक्शन टेक्निक का यूज करा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी P4 प्रोसेस को इजीली स्टोर कर सकते हैं, जो कि है 50K की। तो इस तरह से हमारी कॉम्पैक्शन और डीफ्रेगमेंटेशन भी आप इसको कह सकते हैं, काम करती है। मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो कॉम्पैक्शन है, ठीक है, यानी प्रोसेसेस को एक एंड पे लेके आना और हमारे फ्री ब्लॉक्स जो हैं उनको एक एंड पे लेके जाना, ये कोई इजी टास्क नहीं है। ये बहुत आसान दिख रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था कि जो क्रो है, ठीक है, उसको बहुत प्यास लगी थी। अब उसको क्या करना था, पत्थर डालने थे उसमें, घड़े के अंदर जो भी उसका बास्केट था उसमें पत्थर डालने थे। अब पत्थर ढूंढने भी तो थे, और हमारे लिए किसी भी बास्केट में पत्थर डालना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन एक एक बर्ड के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। सो उसको एक एक पत्थर उठा के डालना था, तभी उसको काफ़ी टाइम बाद वो पानी जो है वो ऊपर आया और वो पी सका। तो थोड़ी मेहनत तो लगती है। तो उसी तरह से जो हमारा कॉम्पैक्शन है वो कोई इजी टास्क नहीं है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम जो ब्लॉक्स हैं जिनमें हमारे प्रोग्राम है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जो 300K वाला प्रोग्राम था उसको हम थोड़ा सा उधर लेके गए, ठीक है, यहाँ पे जो स्पेस है उसको उधर लेके आए। तो इसमें क्या है कि हम ब्लॉक्स को इधर उधर कर रहे हैं। अब ब्लॉक्स को इधर उधर करना तो ठीक है, लेकिन जो उनका एड्रेस है वो भी तो हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें हर एक प्रोग्राम का जो एड्रेस है उसको रीएलोकेट करना पड़ता है जब भी हम एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पे लेके आते हैं। और
जो कॉम्पैक्शन है, ठीक है, मेमोरी कॉम्पैक्शन है, ठीक है, ब्लॉक्स को इधर उधर लेके जाना, ये बहुत ही कॉस्टली ऑपरेशन है। ये कोई इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेसर का टाइम लगता है। हम नहीं चाहते कि प्रोसेसर का टाइम जो है वो वेस्ट हो, हम ये भी नहीं चाहते कि मेमोरी वेस्ट हो, बट प्रोसेसर का टाइम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी देर में क्या होगा, इतनी देर में और प्रोसेसेस जो हैं, जैसे कि P4 प्रोसेस है, अभी हमने तो यहाँ पे सिर्फ 4 प्रोसेसेस का ही एग्जाम्पल लिया है, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस होती हैं। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं उस टाइम से ही हमारे पास इतनी ज़्यादा प्रोसेसेस होती हैं जो कि रन करनी होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब हमारा जो सीपीयू है, जब वो 1 मिनट के लिए भी वो खाली नहीं बैठता है, वो उसके पास इतना सारा टाइम कहाँ से कि वो सारे प्रोसेसेस को एक एंड पे लेके जाए और जो खाली स्पेस है उसको दूसरे एंड पे लेके जाए। इसमें हमारे सीपीयू का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है और जो प्रोसेसेस वेट कर रही हैं, ठीक है, उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। सो कॉम्पैक्शन यूजफुल टेक्निक तो है ही, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है। एडवांटेजेस तो है ही कि हम अपने प्रोसेस को यहाँ पे स्टोर नहीं कर पा रहे थे, बट जब हमने कॉम्पैक्शन टेक्निक का यूज़ करा तो हम अपनी जो प्रोसेस है उसको स्टोर कर पा रहे हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा कि कॉम्पैक्शन टेक्निक क्या होती है, और इसको हम डीफ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं, और हम डायनेमिक पार्टीशनिंग में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। सो ये जो कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है, ये उसका लास्ट पार्ट था। अब हम लोग कल से करने वाले हैं नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मेक श्योर आप अपने चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं, ठीक है। मैं रिप्लाई कर दूंगी, मतलब मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करती हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। आपने देखा होगा कि मैं आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनका रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं करना चाहते हो कमेंट, ठीक है, आप पब्लिकली कमेंट नहीं करना चाहते हो, तो मैं अपनी इंस्टाग्राम ID नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझे आप फॉलो करो, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, और या फिर मैं अपनी ईमेल ID छोड़ दूंगी, तो आप लोगों के लिए और भी आसान हो जाएगा मुझसे कनेक्ट करना। मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी और जल्द से जल्द आपको रिप्लाई भी करूंगी। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से समझ आया हो ये कंसेप्ट। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और आपको इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगी। एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड हो, ठीक है। बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन भी और बेल आइकन भी, ठीक है। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो कि मेरे लिए बहुत मायने लगता है गाइज। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू सो मच।